तो मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने क्लास 10 के पहले चैप्टर का प्रश्नावली और उसका जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक है, तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने शायद रिवाइज कर लिया होगा। डेली हम बोलते हैं कि क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग डेली 5 मिनट पीछे का जो भी अपना नोट्स बनाए हो कॉपी पे उसको रिवाइज कर लिया करो। तो हम लोगों ने उसमें अभाज्य संख्याएं सीखा था, अभाज्य गुणनखंड सीखा था, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी हम लोगों ने सीखा था। उसके आधार पे हम लोग क्या सीखे थे, लसम असर निकालना सीखे थे। ठीक है, अब देखिए अपने प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। और इसमें आपकी जो पहली संख्या है वो कितना दिया गया है, इसमें आपकी पहली जो संख्या है वो दिया गया है 140। अब 140 को आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको बताया गया था, जो बच्चे डायरेक्ट कर ले रहे हैं वो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको बताया गया था क्या, पहले ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, 0। फिर ये 2 से कटेगा कितने बार में, 35 बार में। फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35, और 7 से ये फिर एक बार में। अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अर्थात आप इसको लिख सकते हो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म है आपको। बाकी इसकी थ्योरी और कंसेप्ट आपकी पहले और दूसरे वीडियो में बता दी गई है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, या उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब 140 का हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड सीखा। जो बच्चे पढ़े होंगे एकदम आसानी से कर लेते होंगे। ठीक है, दूसरी जो इसमें संख्या दी गई है आपकी, दूसरी संख्या जो है 156 दिया गया है। दूसरी संख्या यहाँ पे देखिए स्लाइड में आ गया। दूसरी संख्या कौन सी है, तो दूसरी संख्या 156 है। अब 156 का आप क्या करोगे, पहले तो 156 का आप यहाँ पे क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ये तो पहले वाले के लिए था। ठीक है, 156 किससे जाएगा बेटा, 2 से जाएगा। किससे जाएगा, 2 से जाएगा। ठीक है, 156 किससे आपका कटेगा, 2 से कटेगा। इसको मिटाते हैं, 156 आपका 2 से कटेगा कितनी बार में, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से ये कटेगा, 2 तियां 6 और 2 नवा 18। ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरिक के 9। उसके बाद ये 13 से, 13 एकम 13। अर्थात कितना आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 2 के पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया आपका, ये हो गया। ये आपका पहले वाले के लिए था 140 का, और ये किसका आ गया 156 का। तीसरी संख्या देखिए, इसी में आपके कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीसरी क्या है, 2 क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग कर लिए होंगे इसको। ठीक है, साथ में आप लोग भी किया करिए, क्योंकि थ्योरी में इतना अच्छे तरीके से आपको पढ़ा देता हूँ कि आप चाहो तो अपना प्रश्नावली आप लोग खुद ब खुद कर सकते हो। जो एक क्वेश्चन बचता है वो मैं आपको बता दूंगा, नहीं कर पाते हो तो मैं इसका एक सोल्यूशन तो करवा ही रहा हूँ आपको। तीसरी संख्या है आपकी कौन सी, तो तीसरी संख्या आपकी दी गई है 3825। तीसरी संख्या क्या है, 3825। अब 3825 का आप क्या करिए, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए इस तरीके से। लास्ट में इकाई अंक कितना है, 5। इसका मतलब ये तो 2 से कटेगा नहीं, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है। उसका विभाजिता का नियम क्या है कि अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। 5 3 8 8 16 और 2 18, 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3 दुना के 6, ये हो गया 22, और 3 सत्ते 21, और 3 पच्चे 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दुना के 6, 3 पच्चे 15। अब ये किससे कटेगा, तो ये अब कटेगा 5 से। 5 दो 7 4 9, 5 दो 7 और 7 4 11। अब ये 3 से कटेगा नहीं इसका अंकों का योग, तो ये डायरेक्ट अब 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40 और 5 पच्चे 25। फिर ये 5 से कटेगा कितनी बार में, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब ये कितनी बार में कटेगा, 17 बार में, तो 17 एकम 17। अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। मतलब आप इसको लिख सकते हो 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। ठीक है, यहां तक कंफर्म है, ये आप कर लोगे। इसमें अभाज्य गुणनखंड लिखना है, अभाज्य गुणनखंड आप अच्छे से कर लोगे। इसी पहले का जो क्वेश्चन, पहले का ही तीसरा ये था, और पहले का आपका चौथा दिया गया है। वो कौन सी संख्या दी गई, पहले की चौथी 5005। कितना दिया है, 5005। अब इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लगा है, 5005 का आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5005 का निकालिए।
तो 5005 का यदि आप निकालोगे, ये किससे जाएगा? 5 से। 5 एक कम 5, 0 5 एक कम 5, ठीक है। अब ये किससे जाएगा? ये जाएगा आपका 7 से। तो 7 एक कम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 और 7 तरीके 21, ठीक है। अब उसके बाद देखते हो तो इसके 3 और 1 4, 4 में से क्या जाएगा? 0। 11 से ये जाएगा। विभाज्यता का नियम आपको पता है? नहीं पता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, एक वीडियो मैं विभाज्यता के नियम पे बना दूंगा जी। 2 से लेकर के 12 13 तक की संख्याएं कैसे विभाजित होती हैं हम आपको बता देंगे। 11 से कटेगा तो 11 एक कम 11, 11 तियां 33। उसके बाद आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से 13 एक कम 13। मतलब 5005 का गुणनखंड कितना आ गया? अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये आपका तीसरा हो गया पहले का ये चौथा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और इसी तरह पढ़ते रहिए लगातार, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ठीक है। चलिए फिर अब इसी का अभी पहले का ही एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। पहले का एक और क्वेश्चन है जो 5 नंबर में है। यहाँ पे देखिए पहले का एक और क्वेश्चन है 5 नंबर में। यहाँ पे देखो दिया है कितना? पहले का पांचवा है 7429, 7429। अब 7429 का आप अगर अभाज्य गुणनखंड निकालोगे इस तरह से, तो ये कितनी बार में जाएगा? तो आपका इधर अगर चेक करते जाओगे तो ये जाएगा सीधे 17 बार में। 17 दूना के 34, 17 तियां 51, 17 चौके 68, ठीक है। 68 और 6 इधर हो गया 62 हो गया। 17 34, 17 तियां 51, बचा कितना? 11। 51 इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा? 11, ठीक है। 11 और ये हो गया 9। फिर 17 से ये कितनी बार में जाएगा? 17 सत्ते 119, ठीक है। अब उसके बाद ये कितनी बार में जाएगा? 19 बार में। 19 बार में जब आप इसको लेके जाओगे कितनी बार में कटेगा? 19 दुना के 38, 2 40, 3 2 5 19 गुना 38, 19 तियां 57। अब ये कितनी बार में कटेगा? 23 बार में। तो 23 एक कम 23। मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड यदि कहेगा तो कितना गया? 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ तक तो अभाज्य गुणनखंड निकालना था, एकदम सरल था। आपको अगर पहाड़े आते हैं, आपको काटना आता है तो इस प्रकार से निकाल के आप कर लोगे, ठीक है। केवल इस क्वेश्चन में बोला गया था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो ये रही आपके अभाज्य गुणनखंड, और इनको आपने क्या किया? अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। इसमें और कुछ ज्यादा नहीं बोला था। अब देखिए आगे जो दूसरा क्वेश्चन है, ये तो पहले के ही 5 क्वेश्चन थे। अब देखिए दूसरे का जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। मतलब इसमें क्या करना है कि जो संख्याएं दी गई हैं, इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं? शायद आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का आपको क्या करना है? पहले तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद इसमें जांच करनी है। जो हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आपको? संख्याओं और लसम असम में संबंध पढ़े थे ना, वो संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो इसमें पहली संख्या हम लोग देखते हैं। पहली संख्या आपकी कौन सी है? तो पहली संख्या आपकी है 26 और 91, ठीक है। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 का कितना हो जाएगा? 2 से यदि देखोगे तो 13 दूना के 26। 91 का देखोगे तो 13 सत्ते 91, 13 से इसका देखोगे तो 91 का 7 से 13 सत्ते 91, ठीक है। मतलब कि आपका कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से 26 का 13 दूना के 26, 7 से काटोगे 13 बार में कटेगा तो 13 एक कम 13। आप यहाँ से ऐसे निकाल करके देख भी सकते हो, ठीक है। 7 से कटेगा 13 बार में, 13 सत्ते 91, फिर 13 से कटेगा। ये तो हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है आपका? अभाज्य गुणनखंड। अब इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 26 और 91 का। एचसीएफ के लिए आपको क्या बताया गया था कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की सबसे छोटी घात ना, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याएं जो है उनकी सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन सी है? 2 इसमें है, इसमें तो नहीं है 91 में, तो उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन 13 दोनों में है। तो 13 का सबसे छोटी घात कितना है? 13। अब एक ही संख्या है तो इसका एचसीएफ, चलो देखते हैं दूसरे का। दूसरा क्वेश्चन है 510। यहाँ पे एचसीएफ निकाल लिए थे 13। एलसीएम कितना है बेटा? एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो एलसीएम के लिए प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हम लोग ज्ञात करते हैं। एलसीएम हम निकालेंगे किसका? एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का। कितना आ जाएगा? अभाज्य गुणनखंड 2 7 गुणे 13, सबका पावर 1 है, सबसे बड़ी घात तो 1 ही है।
ठीक है, गुणा करिएगा तो 7 दूना के 14, और 14 में आप 13 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, 14 में 13 से गुणा करोगे तो 4 तियां 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 3 7 और 1 8 और 1 एकम 1, ठीक है। कितना आपका आ गया 182। कितना आ गया आपका 182। गुणा करने आता है ना आप लोग को। देखिए इसका गुणा डायरेक्ट इसमें करेंगे, 4 तियां 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 3 7 और 1 8, 1 का फिर गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या किए कि संख्याएं दी गई थी उसका अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड के बाद हम लोगों ने क्या किया, एचसीएफ निकाला। एचसीएफ के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला। अब एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद हमको बोला है कि सत्यता की जांच करिए। उसमें कौन सी जांच करने की, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, इधर इसको मिटा दें, यहां तक तो लिख ही चुके हो गए आप लोग, इसको मिटा दें। चलो इसको मिटाते हैं, पूरा लिखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये हम लोगों ने पढ़ा था। संख्या कौन कौन सी थी, संख्याएं थी, एक संख्या 26 थी और दूसरी संख्या क्या थी, 91। एचसीएफ कितना आया था, 13 आया था, और एलसीएम कितना आया था, 182 आया था, ठीक है। अब देखिए इसमें गुणा करिए, इतना आता है तो 26 में 91 से गुणा करोगे, 26 में आप 91 से गुणा करोगे तो 6 कम 6, 2 एक कम 2, 9 छक्का 54, 54 और 2 56 का 6 हासिल 5, और 9 दूना 18 और 5 18 5 23, कितना आ गया 23 66। अब 182 में आप 13 से गुणा करिए। 182 में जब आप 13 से गुणा करोगे तो 3 दूना के 6, 8 3 के 24, 4 हासिल 2, 3 एक कम 3 और 2 5, फिर 2 एक कम 2, 8 एक कम 8 1, 6 4 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 1 1 2। इसमें भी कितना आ गया 23 66, ठीक है। गुणा तो हम आपको ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखो, एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है क्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ से। अतः यह क्या है, जो आपका एलसीएम और एचसीएफ आया है वो सही है, ठीक है। जो एलसीएम और एचसीएफ आया है आपका वो क्या है, आप बेटा आपका सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 510 का आपको करना है और किसका करना है, 92 का करना है। तो 510 का आप करोगे यहाँ पे साइड में कर लिया करिए, ठीक है। 2 से विभाजित करिएगा तो 2 बार में, फिर 2 से करिएगा तो 4, 2 5 10, 2 5 10, ये किससे फिर कट जाएगा, 3 से, 3 8 24 और 3 5 15। अब ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 17 5 85 और फिर 17 से आपका जाएगा एक बार में ना। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 का यदि आप करते हो तो 92 का कितना आ जाएगा, 2 से ले जाओगे 46, 2 से ले जाओगे 23, और यहाँ पे जाएगा नहीं तो 23 से लेके जाओगे आप 23 से, 23 से कम 23, तो 2 गुणे 23, ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या है, इसमें उभयनिष्ठ दोनों में सबसे छोटी घात 2 है, ठीक है। एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ आप ऐसे लिखिए, एचसीएफ 510 और 92 का कितना आ जाएगा 2। एलसीएम आपको निकालना है, किसका निकालना है, 510 और 92 का। एलसीएम के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी घात, यहाँ पे 2 का घात कितना है 2, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और कितना है 23, ठीक है। इसको आप यदि गुणा करते हो तो आएगा कितना, गुणा करने के बाद आपको मिलेगा एलसीएम 510 और 92 का गुणा करिएगा तो मिलेगा 23,460। कितना मिलेगा 23,460। देखिए 5 चौके 20 में 3 से गुणा करोगे तो 60, 60 में 17 से गुणा करोगे तो 1020, और इसमें गुणा कर दोगे तो 23,460, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जांच करनी है। एलसीएम निकल करके आ गया आपका और एचसीएफ निकल के आ गया, ठीक है। ये आपका एचसीएफ और यहाँ पे आपका क्या निकल लिए, एलसीएम निकाल लिए आप। तो जब एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए तो इसमें आपको जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले, ठीक है। क्या लिखोगे आप, लिखना है आपको कि जांच में आप क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा जांच। जांच में क्या करना है, क्या होता है जांच में, जांच हम लोग में पहली संख्या दूसरी संख्या और लौसम असम में हम लोगों का क्या संबंध है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणा करने पे आपका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पे दोनों का मान क्या आता है, बराबर आता है। पहली संख्या कितनी है 510, दूसरी संख्या 92, एचसीएफ कितना आया था 2, और 23,460 कितना आया था आपका एलसीएम आया था, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप गुणा करते हो तो इससे कितना आ जाएगा 0, 12 6 दूना के 12,
4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 46,920। इसका भी गुणा करोगे तो आ जाएगा 46,920, अर्थात ये दोनों बराबर आ गए ना। ये आपका अर्थात आपका क्या हो गया, सत्य है। जो एलसीएम एचसीएफ आपने निकाला था वो सही है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए जो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन कितना है, 336 और 54। तो 336 और जो 54 है, इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आप क्या करोगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके जांच कर लोगे। जैसे दो क्वेश्चन बताया गया वैसे आप कर लोगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है फिर अपने बुक का, एनसीईआरटी बुक का। जो तीसरा क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी है। अभाज्य गुणनखंड विधि आप जानते हो, बिल्कुल जानते हो, क्या है। पहले आपका देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लगाया गया है, क्या है पहला क्वेश्चन, 12, 15 और 21, 12, 15, 15 और 21 आपका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 दूना के 4 तियां 12, 15 का कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 3 पचे 15 ना, 3 गुणे 5। 21 का यदि अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 3 7 तरीके 21 होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालने के लिए बोला है तो एचसीएफ किसका हो जाएगा, 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का कितना हो जाएगा आपका एचसीएफ। इन दोनों में देखिए उभयनिष्ठ कौन सा है, तो आप बोलोगे कि उभयनिष्ठ इन तीनों में कौन है, 3 है। उसकी सबसे छोटी घात कितनी है, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। एलसीएम यदि आपको निकालना है किसका, 12, 15 और 21 का, एलसीएम के लिए क्या करते हो कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या का सबसे बड़ी घात, यहाँ पे 2 का कितना घात है अधिकतम, तो 2 के पावर 2 अर्थात 2 गुणे 2। उसके बाद 3 है तो 3 सब जगह एक ही बार आया है तो एक ही लेंगे। 5 1 है तो 1 5 और 1 7, गुणा कर दीजिएगा कितना आएगा, 2 दूना के 4 तियां 12 5 60, 60 में 7 से गुणा करोगे तो 6 7 42, 420। अर्थात एचसीएफ आपसे पूछा था तो एचसीएफ कितना आ गया 3, और एलसीएम आपसे पूछा गया है तो एलसीएम आपका कितना आ गया, एलसीएम आपका निकल करके आ गया 420, ठीक है। ये रही आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये आपका क्वेश्चन है तीसरे का पहला, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है तीसरे का ही दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 17, 23 और 29, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या करिए, 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन यहाँ पे लगा है 17 तीसरे का दूसरा, इसमें जांच नहीं करना है, केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 17, ठीक है, 17 है, 23 है और 29 है। तो 17, 23 और 29, 17 किसी से कटेगा नहीं, कटेगा ना, तो इसको 17 का 17 ही हो जाएगा। 23 किसी से भी नहीं कटेगा तो 1 गुणे 23 या 23 केवल 23 लिख सकते हो। 29 भी नहीं कटेगा तो जब किसी में, अच्छा इसको लिख सकते हो 1 गुणे में करके लिख लीजिए, कोई इसमें उभयनिष्ठ तो है नहीं। एचसीएफ कितना हो जाएगा किसका, 17, 23 और 29 का। एचसीएफ क्या हो जाएगा, सब में कोई कॉमन नहीं है तो केवल एक कॉमन है तो 1 हो जाएगा, ठीक। एलसीएम कितना हो जाएगा, 17, 23 और 29 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29, गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 17, 23 और 29 का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणा करने के बाद जो भी आएगा, ठीक है। ये कर लोगे आप लोग। उसके बाद दिया है तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ज्यादा कठिन गुणा नहीं है। अब तीसरे का जो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, इसका भी आपको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका भी आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। संख्या कौन सी है, 8, 9 और 25। 8 का यदि अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 के पावर 3। 9 का करोगे तो 3 गुणे 3 अर्थात इसको आप लिख सकते हो 3 के पावर 2। 25 का करते हो तो 5 गुणे 5 अर्थात इसको लिखोगे 5 के पावर 2। एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताया गया है, एचसीएफ निकालने के लिए किसका, 8, 9 और 25 का। एचसीएफ निकालने के लिए प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ इसमें कौन है, 2, 3, 5 सब में अलग अलग है ना, उभयनिष्ठ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं है तो 1 है। एलसीएम यदि देखते हो किसका, एलसीएम यदि आपको निकालना है 8, 9 और 25 का,
तो 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सबसे अधिकतम घात अर्थात 2 की घात 3, 3 का घात अधिकतम कितना है? 2, और 5 का अधिकतम घात कितना है? वो भी 2, 2 का घात 3 अर्थात 8, 9 और 25 गुणा कर दीजिएगा तो 25 8 200, 200 में 9 से गुणा करोगे तो 9 दूना 1800। ठीक है, एलसीएम आपका निकल करके आ गया यहाँ पे 8, 9 और 25 का 1800। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना था? अभाज्य गुणनखंड विधि करना था। दूसरे में भी आपको क्या करना था? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके वहां पे सत्यता की जांच करनी थी। तीसरे में भी आपको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला है तो पहले अभाज्य गुणनखंड करोगे, उसके बाद इसकी सहायता से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है पहले और दूसरे वीडियो में। पहले नहीं, दूसरे, हाँ, पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो में आपको बहुत अच्छे से ये बात समझाई गई है। ठीक है, इसलिए आप अगर बीच से देखते हो तो शायद आपको थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो, बाकी यदि शुरू से देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? चौथा जो क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन आपके बुक में क्या दिया है? बोल रहा है कि एचसीएफ, आपका चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, एचसीएफ, एचसीएफ कितना? 306 और 657 का कितना है आपका? 9 है। ठीक है, और एलसीएम ज्ञात करिए। अब आपको क्या करना है? इसका 9 दिया गया एचसीएफ, आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? वहां पे दिया है 306, 657 कितना है? इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कौन किस विधि से लगाओगे? आप बोलोगे कि संख्या तो दी नहीं गई है, जबकि ऐसा एग्जाम्पल आपको करवाया गया था, शायद दूसरा या पहला एग्जाम्पल था ना। यहाँ पे संख्याएं कौन सी दी गई हैं? 306 और 657। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आपको पता है ना, पहली संख्या, यदि दो संख्याएं पता हो तो आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। पहली संख्या कितनी है? 306, दूसरी संख्या कितनी है? 657। एचसीएफ दिया गया है आपका, कितना दिया गया है मासा? तो 9 दिया गया है। आपको क्या ज्ञात करना है? लसा ज्ञात करना है। तो जब लसा ज्ञात करना है तो या तो आप यहाँ से पक्षांतर करके कर सकते हो, एक या तो आपको फॉर्मूला लिखवाया गया होगा कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में, ये आ जाएगा किधर? बट्टे में, अर्थात 9। 9 से कटेगा कौन? तो 9 से 6 3 9 कट जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, तो 9 से इसको काटिए, 9 से ये कटेगा, 9 त्रिक 27, 3 और 9 चौके 36, 34 बार में कटा। ठीक है, अर्थात आपका एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम किसका? 306 का और 657 का कितना आ जाएगा? 34 गुणे 657। इसका आप गुणा कर लीजिएगा, जो भी गुणा आएगा वो क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, ये रही आपकी कौन सी? क्वेश्चन संख्या 4। यहाँ पे क्वेश्चन आपका लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका लगा हुआ है। अब वहां से आप देख करके इसको कर लोगे। अब यहाँ से आपको ये नहीं ढूंढना है कि हम यहाँ से संख्या कौन ले या अभाज्य गुणनखंड विधि से करें। ठीक है, आप ऐसे सरल पड़ेगा इस तरह से तरीके से कर सकते हो, क्योंकि दोनों संख्याएं भी आपको पता है और इसका एक एचसीएफ भी पता है, तो यहाँ से आपको लिखवाया गया है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ गुणा करने के बाद इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, वही आएगा। ठीक है, गुणा तो आप लोग कर ही सकते हो इतना, अब 10 में आ गए हो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। केवल सोचने से और केवल मोबाइल हाथ में लेकर के देखने से आपको मैथ आने वाला नहीं है। मैथ लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या? कि जांच जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको एक्सरसाइज का जो सॉल्व्ड एग्जांपल करवाया गया है तीसरे वीडियो में, उसका याद आ रहा है कुछ? जो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है कौन सा? 4 के पावर n लिया है ना। वहां पर भी पूछा था कि क्या 4 के पावर n में जहां n प्राकृत संख्या है तो इसमें n का कोई ऐसा मान है जिसको रखने पे इसका मान अंत में क्या आ जाए? 0 आ जाए। सेम वही क्वेश्चन है। यदि आप यहाँ पे देखते हो, आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा गया है? 6 के पावर n, n को बोला गया है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब n का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर के अनंत तक, 0 को छोड़ करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर इसका मान 1 होगा, पहले तो आप 6 का क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड करिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 तिया 6 के पावर n आएगा। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 के साथ क्या 1 भी 5 आ रहा है?
5 नहीं आ रहा है, अर्थात इसका जो इकाई का अंक होगा कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होने वाला है, चाहे n का मान आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है। ये बात वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है। बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है, तो आप लिखिएगा नहीं, ठीक है। क्या लिखना है आपको, 6 के पावर n के लिए संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पे समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, ठीक है, इसलिए समाप्त नहीं होगी। अगर इसमें देखो, जैसे अगर जो ही आप 5 इसमें सम्मिलित करोगे, ठीक है, जो ही आपने क्या किया इसमें 5 को सम्मिलित कर दिया, अब ये कितना हो जाएगा, 5 या 15 दूना के 30, 30 के पावर n। अब n का मान आप चाहे कुछ भी रख लो, 1 रखोगे तो भी 30 के पावर 1 कितना आ गया, 30। यदि n का मान 2 रखते हो, इधर दिखाई दे रहा है आपको ना, n का मान कितना रखते हो, 2 रखते हो, तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर, 30 में 30 से गुणा करोगे तो 900। अंतिम अंक 0 आ रहा है, अब चाहे कुछ भी रखोगे अंतिम अंक 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 के साथ एक 5 भी हो गया है। यदि 5 भी रहता, 2 ना रहता तो भी नहीं होता, ठीक है। तो 2 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, अतः यहाँ ये क्या है, इसका इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं आने वाला है, ठीक है। ये आप ऐसे हल कर लोगे, ठीक है। अब देखिए अगली आपकी संख्या है, छठवीं संख्या है, छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए कि, क्वेश्चन देखिए अपना वहां पे लगा हुआ है, क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और इसी में एक संख्या और है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। ये भाज्य संख्याएं हैं, और भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, ये आपको बताना है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों अलग अलग है, और ये आपको बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्या है, और ये भाज्य संख्या है तो क्यों भाज्य संख्या है, ठीक है। अब भाज्य संख्या के लिए हम लोगों ने परिभाषा क्या पढ़ा हुआ है, भाज्य संख्या के लिए हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा हुआ है कि ऐसी संख्याएं जिसके क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, कितने हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, यही हम लोगों ने पढ़ा है ना कि 2 से अधिक गुणनखंड हो वे संख्याएं क्या कही जाएंगी, भाज्य संख्याएं, या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक संख्या दी गई है, अब ये संख्या तो श्योर है कि सभी संख्या 1 से कटेगी, इसके अलावा ये संख्या स्वयं से भी कटेगी, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इससे भी कटेगी, 1 से कटेगी और 13 से कटेगी, ये स्वयं से कटेगी, ठीक है। अब अगर इसके अलावा किसी एक भी संख्या से ये कट जाती है तो ये क्या होगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी ना। अब चलो देखते हैं, तो ये संख्या किससे कटेगी, अगर यहाँ से देखो, यहाँ पे स्लाइड हटाया जाए, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 में से कोई उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको, बोलेंगे कि हाँ आप उभयनिष्ठ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 13, अंदर क्या बचेगा, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, मतलब कि 13 गुणे 7 में 11 से करोगे तो 77, और 1 कितना आ जाएगा, 78, मतलब कि ये संख्या आपकी 13 से भी कट सकती है और 78 से भी कट सकती है, अर्थात ये कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्या है। अब आप लिख सकते हो यह क्या है, भाज्य संख्या। आप लिखोगे क्या कि चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या क्या है आपकी, भाज्य है, यह संख्या भाज्य है, यह आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, अभी इस तरीके से नहीं समझ में आया होगा, चलो एक तरीके से और आपको समझाते हैं, शायद इस तरीके से तो समझ में आ ही गया होगा आपको, यदि नहीं आया होगा तो चलिए एक तरीके से और समझाते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसको देखिए गुणा करिए, तो 13 में 7 से गुणा करेगा तो 13 सत्ते 91, 91 में 11 से गुणा जब आप करिएगा तो कितना आ जाएगा, 91 में 11 से गुणा करिएगा तो 1 9 और 1 10, 0 1 9 और 1 10, 1001। अब इसमें प्लस 13 कर दीजिए, देखो इसमें यदि आप पहले 13 में 7 से गुणा कर लीजिए या 11 में, चाहे जैसे भी आप गुणा कर सकते हो, 13 जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसमें आप यदि 13 जोड़ते हो तो ये आ जाएगा 1014, ठीक है। अब 1014 को आप देखिए
ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 2 5 10, 2 7 14। ठीक है, फिर ये 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 छक 18 और उसके बाद 3 9 27। फिर ये किससे कटेगा आपका? 169 अर्थात 13 से कटेगा। 13 से 13 बार में और फिर 13 से ये कटेगा। अर्थात इसके यदि गुणनखंड देखो तो कौन कौन से हो गए? इस संख्या को आप इतना लिख सकते हो। और इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए कि ये संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, ये संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, यहां से लिखो। ये 1000 जो 14 है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और किससे कटेगा? 13 से। किससे कटेगा? 2 से, 3 से, 13 से। इसके अलावा 1 से भी कटेगा, इसके अलावा ये स्वयं से भी कटेगा। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे तो 13 तिया 39 से भी कटेगी। ठीक है, उसके बाद 3 दुना के 6 और 13 छक 78 से भी कटेगा। इसके कितने गुणनखंड आ गए? अधिक 1 से 2 से अधिक गुणनखंड है, फैक्टर है, मतलब कि 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है। अर्थात ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो या इस तरह से गुणा करने के बाद उसका फैक्टर करके तो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए सरल होगा। ये थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो, किसी के लिए ये भी यही सरल हो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ना। तो देखो ये एकदम सरल है। सभी संख्याएं 1 से कटती हैं, स्वयं से भी कटती हैं। ठीक है, सभी संख्याएं 1 से भी कटती हैं, स्वयं से भी कटती हैं। उसके बाद देखो 13 यहां से कॉमन ले लोगे तो 13 से भी कटेगा और 1177 और 78 तो यहां से 78 से भी कटेगा। ठीक है, इसी में एक और संख्या आपको दिया गया है। वो संख्या कौन सा है? दिया गया है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्या है आपका? देखिए वहां पे स्लाइड में क्वेश्चन आपका वहां पे लगा हुआ है ना, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो ये तो फिक्स है कि सभी संख्याएं 1 से कटेंगी। इसके अलावा ये सभी संख्याएं खुद से भी कटती हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, ये तो कटेंगी ही। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये किससे कटेगी? इसके अलावा 2 तो हो गए, अब इसके अलावा एक भी संख्या से यदि ये कट जाती है तो क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी ना। तो ये देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, दोनों में है ना। यहाँ पे आपका किस चीज का चिन्ह लगा हुआ है? यहाँ पे आपका प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो 5 इसमें से आप कॉमन ले सकते हो। 5 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 5 4 नहीं, 5 तो कॉमन ले लिए है ना, 4 3 2 1 और प्लस यहाँ पे कॉमन लिया है तो 1। मतलब कि यह संख्या किससे कटेगी? 5 से भी कटेगी, क्योंकि 5 इसमें कॉमन आ गया। ठीक है, और इसके बाद ये इसका गुणा करिए तो कितना आ जाएगा? 3 दुना के 6, 6 चौके 24 और 24 में 7 6 से और 7 से गुणा कर दीजिएगा, 1 जोड़ दीजिएगा, जितनी आएगी उतना यहाँ पे लिख दोगे तो उससे भी कटेगी। ठीक है, अब देखो इसके 1 2 और ये 3, 2 से अधिक संख्याएं होंगी जिससे ये कट रही है, अतः ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो इसमें लिखोगे कि संख्या, चूंकि संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 प्लस 5 क्या है आपकी? के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः ये संख्या भाज्य है। ठीक है, अतः ये संख्या क्या है? भाज्य है। ठीक, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए देखिए एक क्वेश्चन और है। अब उस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को, कोई वृत्ताकार खेल का मैदान है। ठीक है, कोई वृत्ताकार खेल का मैदान है। यहाँ पे देखिए स्लाइड में दिख रहा है आपको, कोई वृत्ताकार खेल का मैदान है, उसमें सोनिया, चलिए देखिए ये वृत्ताकार खेल का मैदान है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सोनिया दौड़ रही है, तो एक चक्कर उसको पूरा लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। किसको लगते हैं? सोनिया को। किसको लगते हैं? सोनिया को आपके लगते हैं 18 मिनट। जबकि रवि इसी मैदान में जब एक चक्कर लगाता है तो उसको, रवि जब यहाँ से चलता है तो रवि को कितने मिनट लगते हैं? तो उसको लगता है आपका 12 मिनट। मतलब कि 12 मिनट में वो रवि एक चक्कर पूरा कर लेता है, पुनः यहाँ पे आ जाता है। सोनिया कितने मिनट में आती है? 18 मिनट में। ठीक है, सोनिया कितने मिनट में आती है आपकी? 18 मिनट में। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही दिशा में, मतलब कि इसी दिशा में ना, एक ही दिशा में दोनों एक साथ चले, एक ही स्थान से चले और एक ही दिशा में चले, तो वे दोनों पुनः
चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ठीक है, प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से, अब इसको समझने वाली बात है। 18 मिनट यहाँ से चलती है, मतलब कि 0 मिनट पे सोनिया चलती है। ठीक है, सोनिया है यहाँ से चलती है, तो चलते 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 18वें मिनट पे पहुंचती है। जबकि रवि यहाँ पे उसी समय चलना प्रारंभ करता है, लेकिन कब पहुंच जाता है वो 12 मिनट में ही पहुंच जाता है। तो 12 मिनट में ये पहुंचा, सोनिया 18 मिनट में, तो रवि तो 18 मिनट में कुछ और आगे निकल गया होगा, उस समय तो ये यहाँ पे मिलेंगे नहीं। तो फिर देखो 18 मिनट में फिर दूसरे राउंड में वो आती है, तो कहाँ पे आती है, 36वें मिनट पे। सोनिया मतलब यहाँ पे एक तो 0 मिनट पे मिलेगी, फिर 18 मिनट पे यहाँ पे पहुंचेगी, उसके बाद कौन से मिनट पे पहुंचेगी, सोनिया को देखोगे इस स्थान पे आपका सोनिया जो है वो कब आएगी, 0 मिनट पे यहाँ पे आएगी, 18 मिनट पे आएगी, फिर 18 मिनट के बाद 36 मिनट पे, फिर 18 मिनट और लेगा तो 18 में 54 मिनट पे आएगी। ठीक है, इस प्रकार से वो आती जाएगी जितने चक्कर लगाएगी। पहले राउंड में 18 मिनट, फिर दूसरे राउंड में आएगी तो फिर 36वें मिनट में आएगी, फिर 54वें मिनट में आएगी। जबकि रवि यहीं से अगर चलेगा तो एक चक्कर कितने मिनट में आएगा, तो 12 मिनट में आएगा। 0 मिनट पे यदि चलता है तो एक चक्कर यहाँ पे आता है 12वें मिनट पे क्वेश्चन के अनुसार। दूसरा चक्कर जाएगा तो दूसरे चक्कर में फिर 12 मिनट लगेंगे, मतलब कि वो 24 मिनट पे आएगा। ठीक है, शुरू प्रारंभिक से 24वें मिनट पे आएगा। फिर अगले राउंड के लिए जाएगा तो प्रारंभिक समय से कितने 12 मिनट, मतलब कि 24 में यहाँ पे आया था, 24 से 12 मिनट और लगा तो टोटल कितने समय में आया, 36वें मिनट में आया। फिर कितने में आएगा, 48वें मिनट में आएगा। इस प्रकार से आता जाएगा। ठीक है, अब देखिए वे एक ही समय पे दोनों इस स्थान पे कब पहुंच रहे हैं, तो 36वें मिनट में आपका सोनिया भी इसी स्थान पे है, और 36वें मिनट में आपका रवि भी इसी स्थान पे पहुंचा है। मतलब कि वे दोनों इस प्रारंभिक स्थान पे पुनः कौन से मिनट में पहुंच रहे हैं, 36वें मिनट में। कौन से मिनट में पहुंच रहे हैं, 36वें मिनट में पहुंच रहे हैं ना। ये 18 36, जबकि ये रवि 3 चक्कर लगा लेता है, 12 दूना 24, 12 तिया 36 ना। तो ये 36वें मिनट में ये भी रवि यहाँ पे आ रहा है, और सोनिया भी 36वें मिनट में अपने प्रारंभिक स्थान पे आ जा रही है। मतलब कि पुनः दोनों का मिलन कहाँ पे होता है, 36वें मिनट पर होता है, प्रारंभिक स्थान पे। तो ये आप निकालोगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि एलसीएम आप निकाल दीजिएगा किसका, 12 और 18 का। तो जब 12 और 18 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। लिखोगे आप, अब इसको तो मिटा देना, इसको मिटा दे या चलो रहने देते हैं, स्लाइड वहां पे लगा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे कि और सोनिया रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर पुनः एक साथ 36वें मिनट में मिलेंगे। ठीक है, 36वें मिनट में मिलेंगे, या 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे के साथ उस स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप निकाल दीजिएगा कि 12 और 18 का एलसीएम निकालिएगा, 36 जो आएगा वही उस स्थान पे वो 36वें मिनट पे मिलेंगे। ठीक है, बाकी घर पे आप लोग एक बार फिर से शुरू से इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा, अपने से लगाइएगा, जहां पे नहीं आएगा पुनः वीडियो चालू करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है।